हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड और आज सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब हमारे एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जितना भी टाइम बचा है आप सबको बहुत अच्छे से वो टाइम यूटिलाइज करना है ताकि आपके जो पेपर है उसमें आपके नंबर बहुत अच्छे आए। और हम लोगों ने पेपर टू की ऑलमोस्ट जो जितनी भी इम्पोर्टेंट थीम थी वो कवर कर ली, और जो इम्पोर्टेंट है वो हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे। पर आज की जो हमारी थीम है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस एग्जाम के लिए आप बैठने वाले हैं वो किस बारे में है, वो डिफेंस के बारे में ही है। ठीक है, तो आपको इस सेक्टर के बारे में तो पता ही होना चाहिए। डिफेंस क्या है? डिफेंस इज वन ऑफ द क्रिटिकल सेक्टर ऑफ आर इकोनॉमी, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसपे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कंट्री की, क्योंकि डिफेंस ही एक सेक्टर होता है जो देखता है हमारी कंट्री के प्रोटेक्शन को, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को। तो इसीलिए ये सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफेंस इज अ सेक्टर विच प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, बोल सकते हैं एक्सटर्नल एग्रेशंस, और इंटरनल थ्रेट्स। तो कौन सा सेक्टर प्रोटेक्ट करता है? डिफेंस का सेक्टर। डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द कंट्री सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड मेंटेन यूनिटी इन द कंट्री। तो आपको इस डिफेंस के सेक्टर, डिफेंस का जो सेक्टर है इसके बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप इस लेक्चर से लोगे वो सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड है, और जितनी भी चीजें अभी करंट में हुई है वो भी हम इसमें कवर करेंगे, वेदर इट इज अबाउट स्कीम्स और रिपोर्ट्स और द मिलिट्री एक्सरसाइज जो इस साल में हुई है। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। सो हाउ इज द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया? अब इंडिया का डिफेंस सेक्टर किस तरह का है? इंडिया का डिफेंस सेक्टर आप देख सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स है। कितने हैं? 1.48 मिलियन पीपल, ये पर्सनल्स आर इन्वॉल्व इन अ मिलिट्री, और उसमें से 5.1 ऐसे हैं जो कि वॉलंटियर मिलिट्री में है। ठीक है, और अगर हम बजट की बात करें तो अभी जो हमारा बजट आया था उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा बजट एलोकेट किया गया है डिफेंस सेक्टर को। अगर हम अदर सेक्टर से कंपेयर करें उसके कंपैरिजन में डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है। अब ये बजट इतना ज्यादा एलोकेट क्यों किया गया है? जैसे आप सबको पता था कि अभी पहलगांव में अटैक हुआ था, तो उसके रिटेलिएशन में हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत सारे लूप होल्स देखे गए थे। तो जस्ट टू इम्प्रूव दैट लूप होल्स, या उनको और अच्छे से हमारी जो डिफेंस सेक्टर है उसको और अच्छा बनाने के लिए ये बजट सेंक्शन किया गया है। स्ट्रेंथ क्या है हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर की? तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है ग्लोबल लेवल पे इन टर्म ऑफ मैन पावर। अगर हम मैन पावर की बात करते हैं तो उस टर्म में इंडिया का जो मिलिट्री सेक्टर है वो किस नंबर पे है? सेकंड सेक्टर पे, सेकंड नंबर पे है। स्ट्रॉन्ग ट्राई सर्विसेज है। ट्राई सर्विस इसीलिए कहते हैं बिकॉज वी हैव आर्मी, आर्मी है हमारे पास जो कि कौन सा वॉरफेयर देखती है? लैंड के। और उसके बाद नेवी है मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए, सॉरी मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद है एयर फोर्स, वो है एरियल डोमिनेंस के लिए। न्यूक्लियर पावर विद क्रेडिबल डिटरेंस है हमारे पास, और स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये सारे फैक्टर क्या बना देते हैं? ये सारा फैक्टर बना देता है हमारे डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग। तो आपको अगर इंट्रोडक्शन लिखना हो तो दीज पॉइंट्स आर वेरी गुड, आप इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर हमारे डिफेंस के बारे में बात या डिफेंस डिटरेंस के बारे में बात आती है या मिलिट्री मैन पावर के बारे में बात आती है तो दीज टॉपिक्स आर रेलेवेंट, और आप उसमें ये कंटेंट डाल सकते हैं। डिफेंस, अब हमारा जो डिफेंस था यूनियन बजट में उसकी क्या पोजीशन रही? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस बार हमारा जो डिफेंस बजट है वो बहुत ही अच्छा खासा एलोकेट किया गया है। कितना परसेंट? 14.68% एलोकेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपको फैक्चुअली ये डेटा पता होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी ऐसे आता है, रिपोर्ट आती है, आर्ग्यूमेंट भी आती है, स्टिल यू शुड नो कि कितना बजट हमें एलोकेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिवाइव द रिकॉर्ड एलोकेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज। डिफेंस बजट ऑफ इंडिया स्टैंड 7.85 लाख करोड़, बहुत ह्यूज बजट दिया गया है। Defense led with the highest allocation 7.85 lakh crore, accounting for 14.68 of the union budget strength. ओके, तो ये नंबर आपको याद रखना है। और ये क्यों दिया गया है? जस्ट टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ
just to strengthening preparedness and driving innovation and reinforcing Indian national security. डिफेंस सेक्टर का काम ही होता है कि इंडियन सिक्योरिटी, जो हमारी सिक्योरिटी है, उसको और अच्छे से स्ट्रेंथन करना, और जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी उसमें इन्वॉल्व करके, इंटीग्रेट करके उसको और ज़्यादा इन्हांस करना। डिफेंस बजट कितना दिया गया है ये आप सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया। द यूनियन बजट 26 और 27 एलोकेटेड 7.85 लाख करोड़ टू डिफेंस, एम्फसाइज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। किस पे? सबसे पहले है कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे बात की जाएगी, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे, सेल्फ रिलायंस पे बात की जाएगी, एंड फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर हाउएवर द चैलेंज लाइक हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड स्लो प्रोक्योरमेंट परसिस्ट। अभी भी ऐसा हो रहा है कि हमारा बजट जितना आता है उससे ज़्यादा हम खर्चा कर देते हैं, हाई एक्सपेंडिचर है, और जो स्लो प्रोक्योरमेंट होता है वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो बेसिकली हमें किस चीज़ पे फोकस करना है? मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे काम करना है और सेल्फ रिलायंस पे काम करना है, ताकि जो जितना भी हम इम्पोर्ट हम बाहर से करते हैं वो हमें कम करना पड़े। ऑलराइट, तो ये सब हमने देख लिया। और मतलब जो हमारा की बजट कहाँ पर जाएगा, कैपिटल एलोकेशन हमारा जाएगा डिफेंस फोर्स क्रॉसेस 2.19 लाख करोड़ फॉर मॉडर्नाइजेशन के लिए। 2.19 करोड़ किस पे जाएगा? मॉडर्नाइजेशन के लिए। उसके बाद डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को कितना जाएगा? 1.39। उसके बाद जितने भी डीआरडीओ एलोकेशन है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में 8.5% हमारा डिफेंस का बजट जाने वाला है। एक्स सर्विसमैन का जितना भी हेल्थ स्कीम्स है उनमें भी ये बजट जाएगा। तो हमारे जितने भी डिफेंस के अदर सेक्टर है, मॉडर्नाइजेशन की बात करो या टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करो या एक्स सर्विसमैन को पेंशन की या अदर स्कीम्स की बात करो, तो सब में ये बजट एलोकेट किया जाएगा। इंडिया का डिफेंस बजट कितना था? 13 और 14 में इट वाज जस्ट 2.53, और अभी कितना इंक्रीज हुआ है? अराउंड 3x इंक्रीज होके कितना हो गया? 6.21। और अभी तो आप सबने देख ही लिया कितना हुआ है। अब डिफेंस हमारा जो सेक्टर है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस पे आता है, या कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्लेस कहाँ पर है? तो आप सबको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि डिफेंस क्रिटिकल सेक्टर है हमारी कंट्री का, तो वो किसके पास आता है? हमारी जो शेड्यूल लिस्ट है, 7th शेड्यूल लिस्ट है, उसमें ये किसके पास जाता है? सेंटर के पास जाता है। सेंटर के पास ही ज़्यादा पावर होती है डिफेंस से रिलेटेड, कोई भी पॉलिसी बनानी हो या कोई भी डिसीजन लेना हो, तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? सेंटर के पास होती है इन डिफेंस सेक्टर, बिकॉज डिफेंस इज अ क्रिटिकल सेक्टर ऑफ आर इकोनॉमी। तो एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंट्री 1 एंड 2 यूनियन लिस्ट में डिफेंस ऑफ इंडिया आता है। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस, जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब किसके अंडर आती है? सेंटर के अंडर आती है। एंड मीनिंग क्या है इसका? कि ओनली द सेंटर हैव अ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग डिफेंस सेक्टर। चलिए, अब प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है? प्रेसिडेंट का रोल होता है अंडर आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट हमारा सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का। अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर, हमारी जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की, किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है अंडर आर्टिकल 51, एंड ही इज अ सुप्रीम कमांडेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ओके, हाउएवर रियल पावर, जैसे कि हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड ऑफ आवर कंट्री, पर जो रियल पावर किसके पास होती है? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं इनडायरेक्टली, बट डायरेक्ट सुप्रीम कमांडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। पार्लियामेंट का क्या रोल होता है? पार्लियामेंट का ये रोल होता है कि पार्लियामेंट डिक्लेयर करती है हमें कहाँ पर वॉर करनी है, कहाँ पर पीस स्टैब्लिश करना है, तो ये काम किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है। कंट्रोल करती है डिफेंस के बजट को, और रूल्स जितने भी होते हैं रिगार्डिंग आर्म्ड फोर्सेस को कौन बनाती है? पार्लियामेंट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफरेंट प्लेसेस पे ये रोल दिया गया है। कहीं पे पार्लियामेंट का रोल है, कहीं पे प्रेसिडेंट का रोल है। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करें तो 51(8)D, उसमें बोला गया है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। कि ये हमारे देश के हर एक नागरिक की ड्यूटी है। मतलब इट इज नॉट अ कंपल्शन कि आपको करना ही है, इट इज द ड्यूटी कि यू शुड रियलाइज कि ये नेशन आपका भी है, और जब भी नेशन को आपकी जरूरत हुई तो आप उसके प्रोटेक्शन के लिए जाओगे।
ओके, इमरजेंसी प्रोविजन की हम बात करें तो आर्टिकल 352 विच टॉक अबाउट द सेंटर गेट फुल कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड सिक्योरिटी। जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात, नेशनल सिक्योरिटी या इमरजेंसी, जब हमारी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड होती है तो उस टाइम पे सेंटर के पास पूरी पावर आ जाती है। ऑल्दो सेंटर के पास ही होती है, बट उसके बाद जितना भी स्टेट की मशीनरी होती है उसमें भी सेंटर का जो रोल है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। और वहां पर जो ओवर पूरा कंट्रोल होता है डिफेंस और सिक्योरिटी का किसके पास आ जाता है, सेंटर के पास आ जाता है। डिफेंस बिकम इवन मोर सेंट्रलाइज्ड व्हेन इमरजेंसी imposed in the country. Okay, the constitution give exclusive and strong control of defense to union, ensuring national unity, coordinated command and security. तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि सेंटर के पास, मतलब अगर हम डिफेंस की बात करें तो सेंटर हैव दिस सोल पावर टू कंट्रोल द सेक्टर। ओके, तो हमने सारी चीजें पढ़ ली कि सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस वेस्ट इन द प्रेसिडेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एयर डिफेंस वेस्ट विद कैबिनेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस is the organization of the government which have been given the responsibility to keep borders safe from across and maintaining peace in the country by ensuring stability and tranquility to borders. and हम इसको क्या बोलते हैं, रक्षा मंत्रालय बोलते हैं, जो कहाँ पर है, साउथ ब्लॉक पे है हमारे न्यू दिल्ली में। एंड ऑफिशियली अभी इसका जो ऑफिशियली दिल्ली में भी है और अदर सिटीज में भी इनके ऑफिस है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ डीआरडीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग। ये एक रिसर्च और डेवलपमेंट विंग है जो किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है, जो कि कहाँ आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में विंग है जिसका नाम है DRDO, जिसका काम होता है बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देना। तभी तो बोला गया है कि 8.5% ऑफ आर बजट इज एलोकेटेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू DRDO। एंड DRDO का काम होता है टू एम्पावर द कंट्री विद कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बेसिस पे न्यू मतलब टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना या उन पे काम करना। अचीव सेल्फ रिलायंस इन द क्रूशियल डिफेंस सेक्टर। डीआरडीओ का काम करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। पहले रिसर्च करो और डेवलप करो जितने भी हम इंडिजिनस वेपन या हमारी टेक्नोलॉजी से हम हमारा जितने वॉरफेयर का इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं और कैसे सेल्फ रिलायंस, अगर हमारी कंट्री में ही खुद से हम वो सारे वेपन या सारी चीज़ें बनाएं जिससे हमारी कंट्री में प्रोटेक्शन आ रहा है, सिक्योरिटी हमारी इन्हांस्ड हो रही है, तो क्या उससे होगा, जो सेल्फ रिलायंस है हमारी वो इंक्रीज होगी और डिपेंडेंसी कम होगी। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1958 में। 1958 में डीआरडीओ इस्टेब्लिश हुआ था। फॉर्मली डीआरडीओ शुरू से ये नाम नहीं था। पहले क्या होता था कि टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एक विंग थी इंडियन आर्मी की, फिर उसके बाद डायरेक्टरेट टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन हुई, तो TDS एंड TDP प्लस DSO, ये तीनों मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, DRDO। DRDO बनाया गया है विच इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अभी कौन कौन से की प्रोजेक्ट और अचीवमेंट डीआरडीओ ने अचीव करे हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग सम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म, जैसे कि मिसाइल में अगर हम बात करें तो अग्नि हो गया, पृथ्वी सीरीज हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल्स, आकाश और MRSAM सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ये किसने बनाई है, डीआरडीओ ने बनाई है। उसके बाद एयरक्राफ्ट की हम बात करें तो तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट हो गया, ये भी किसने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है। ग्राउंड सिस्टम की बात करें तो अर्जुन मेन बैटल टैंक और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी किसने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है। तो रिसेंट डेवलपमेंट पे अगर हम बात करें तो सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टिंग, जैसे मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 का, उसके बाद वी हैव अ घातक शील्ड कम्बैट ड्रोन एंड देन तक्षक हैवी वेट टॉर्पेडोज, ये सब किसने बनाए हैं, डीआरडीओ ने बनाया। तो डीआरडीओ ऑफ अ कंट्री वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक आवर कंट्री सेल्फ रिलायंट। ओके,
तो आपको डीआरडीओ का रोल याद रखना है। डीआरडीओ का एस्टेब्लिश हुआ था 1958 में हुआ था। मेन काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और इस साल का जो बजट आया है उसमें डीआरडीओ को 8.5 बजट एलोकेट किया गया है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है हमारे डिफेंस सेक्टर का? एवोल्यूशन मतलब शुरू से हम किस तरह से अपने कौन कौन से वेपन या किस तरह से हम कंट्री को प्रोटेक्ट करते आए हैं। तो हम शुरू से अगर एशियन टाइम से बात करें तो एशियन टाइम पे आप सबने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, मूवीज हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज होगी, उन सब में देखा होगा कि हम एनिमल्स का यूज करते थे, रथ का यूज करते थे और हॉर्सेस का यूज करते थे। किसके लिए? फॉर द मतलब जब भी हमारी वॉर होती थी, बैटल होती थी उस टाइम पे, तो दे वर द वेपन फॉर द किंग। किंग और जो किंग हो गए या कोई भी हो गए, तो उनके टाइम पे क्या होता था कि ये सारी चीजें यूज होती थी आर्मी में। और ये सारी चीजें जैसे अर्थशास्त्र में भी कौटिल्य है, उन्होंने बताया है कि क्या क्या उस टाइम पे जब युद्ध होते थे तो कौन कौन सी चीजें वहां पर यूज होती थी। एंड फोकस ऑन वॉर एथिक्स, जैसे उस टाइम पे क्या होता था कि अभी तो वी डोंट फॉलो दैट एथिक्स की वॉर में अगर जा रहे हैं तो ये रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करें। इट वॉज नॉट लाइक दैट। मतलब अभी अगर हम बात करें तो इस तरह का नहीं है अभी के टाइम पे। पहले क्या होता था कि फोकस किया जाता था धर्म पे, युद्ध पे और स्टेट क्राफ्ट पे। ये सारी तीन चीजें थी, ये किसके हैं? दीज आर द वॉर एथिक्स। तो पहले वॉर एथिक्स पे ध्यान दिया जाता था, पर दीज थिंग्स आर नॉट वैलिड राइट नाउ, क्योंकि अब हम वॉर एथिक्स पे इतना काम नहीं करते। मेडिवल टाइम पे अगर हम देखें तो 1200 और 1700 की ये इस टाइम पे मेडिवल टाइम चल रहा था, तो यहाँ पर गन पाउडर इन्वेंट हुए, ये गन पाउडर का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर कैनन्स हुए, फायर आर्म्स इन्वॉल्व हुए। इससे क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनी अंडर अकबर। अकबर के टाइम पे बहुत ही उनकी जो आर्मी थी इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। और फोर्ट बेस्ड डिफेंस मतलब क्या होता था? पहले तो ओपन हाउस होते थे, ओपन फोर्ट होते थे। फिर जैसे कि हर चीज बढ़ने लगी, मतलब जब थ्रेट बढ़ने लगा कंट्री को फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन, तो उसके बाद क्या होता था कि फोर्ट बेस्ड डिफेंस सिस्टम, मतलब फोर्ट के चारों तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई जाती थी, तो उसको हम बोलते थे फोर्स बेस्ड डिफेंस और सर्च वॉरफेयर। फिर कॉलोनियल टाइम पे 57 से 1945 में मॉडर्नाइजेशन हुई मिलिट्री में। मॉडर्नाइजेशन स्टेब्लिश या इंट्रोड्यूस किया गया, किसने? ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो फॉर्म्ड हुई, जिसका मेन काम था डिसिप्लिन पे फोकस करना, रेजिमेंट से फोकस करना और वेस्टर्न टेक्टिक्स का इस्तेमाल करना वॉर पे। ओके, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें 1947 और 1990 में, जैसे कि क्रिएशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इस टाइम तक आर्म्ड फोर्सेस हमारी बन चुकी थी एंड वॉर शेपिंग डिफेंस पॉलिसीज भी आ चुकी। जैसे हमने ये सब चीजें यूज करी किसमें? कश्मीर वाले टाइम पे, चाइना के टाइम पे, पाकिस्तान के टाइम पे। तो इस टाइम पे हमारे जो डिफेंस इंस्टीट्यूशन है लाइक डीआरडीओ ये भी आ गया था। हमने जैसे बात करी 1958 में डीआरडीओ वो स्टैब्लिश्ड। तो इस टाइम पे हमारी जो इंडियन आर्मी थी वो बन गई थी और हमारे जो रिसर्च और डेवलपमेंट विंग थी वो भी बन गई थी। मॉडर्न ईरा में आप देख सकते हैं कि नाउ वी हैव शिफ्ट टुवर्ड द टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ रिलायंस। अब हम अपनी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई या हमारे लाइट कम्बैट ड्रोन्स हो गए या एयरक्राफ्ट्स हो गए, टॉर्पिडो, सबमरीन्स, हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, ये डिफेंस वाला सेक्टर है, इट इज़ वेरी मच डाइवर्सिफाइड। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन स्पेस बट इट इज़ वेरी मच डाइवर्सिफाइड। तो किस वजह से वो पॉसिबल हो पाया है? पॉसिबल हो पाया है ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड नाउ वी आर वर्किंग टूवर्ड सेल्फ रिलायंस। न्यूक्लियर पावर हमारा डेवलप हुआ 1998 टेस्ट के, वैसे तो पोखरण के टाइम पे भी हमने टेस्ट किया था, बट जो ये 1998 वाला था इट वाज वेरी मच इम्पैक्टफुल। एंड देन डिफेंस रिफॉर्म आया, जैसे हमने अभी देखा कि सीडीएस अभी रिसेंटली ये रिफॉर्म आया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, और नाउ वी आर पुशिंग टूवर्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान। इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस इन इंडिया का क्या मतलब है? इंडिजनाइजेशन का मतलब ये होता है कि नाउ कंट्री विल डेवलप, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर विद इन कंट्री। क्या इंडिया अब खुद अपने इक्विपमेंट्स विद इन कंट्री डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करेंगी इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन इम्पोर्ट, strengthen national security and reduce strategic dependence on foreign supplies। अभी क्या होता है? अभी भी वी आर नॉट कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि हम बहुत सारी चीज़ें, हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम इम्पोर्ट करते हैं।
इंपोर्ट करते हैं हम हमारी कंट्री में, इंडिजिनसली बनाते नहीं है उन वेपन्स को या इक्विपमेंट्स को। बट नाउ हम क्या कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग कि हम अपने जो वेपन है हम खुद बनाएं, खुद डेवलप करें और खुद ही उनको डिज़ाइन करें। तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कंट्री की वो मेंटेन रहेगी, हमारी प्रिवेसी मेंटेन रहेगी, इससे हमारी कंट्री में स्किल्ड जॉब आएगी, टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे फ़ायदे अगर हमें होंगे अगर हम इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करेंगे हमारी कंट्री में, तो होगा क्या कि इनहेंस होगी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड फॉरेन एक्सचेंज सेव होंगे, और एक्सपोर्ट बूस्टअप होगा, जनरेट होगी स्किल्ड जॉब एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, रिड्यूस होगी सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी इन द क्राइसिस। और की ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस में हेल्प करती है, जैसे हमारी डीआरडीओ हो गई या हमारी हाल हो गई, भेल हो गई, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो गया जो कि वेपन और इम्यूनाइजेशन को बनाते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इट इज़ अबाउट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे की ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस में हेल्प कर रही है। एंड देन मेजर इंडिजिनाइज प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, जैसे हाल हो गया, अर्जुन MK1A हो गया, INS विक्रांत एंड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर आपने अभी देखा होगा कि फिलीपीन को हमने एक्सपोर्ट करी है अभी कुछ महीनों पहले। गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज है जो इस को सपोर्ट करती है, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को, मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन, और रिस्ट्रिक्ट करती है कुछ इंपोर्ट्स को, और ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन स्टार्टअप इन डिफेंस सेक्टर। जैसे आपको पता होगा कि न्यूक्लियर जो हमारा प्रोग्राम है उसमें अभी प्राइवेट सेक्टर्स को भी वेलकम किया गया है, प्राइवेट सेक्टर को भी बोला गया है कि नाउ दे कैन डेवलप द नॉट न्यूक्लियर वेपन बट येस दे कैन वर्क इन द फील्ड। और उस कौन सा प्रोग्राम था, इट वॉज शक्ति मिशन। चैलेंजेस क्या होंगे कि हाई एंड टेक डिपेंडेंसी हो जाएगी, जेट इंजन हो गया, सेमीकंडक्टर्स, अभी हम इन ये कुछ हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम अभी सेल्फ सस्टेंट नहीं है, टाइम और कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, नीड फॉर स्ट्रॉन्गर अकेडमिशन मिलिट्री एंड और मिलिट्री कोलैबोरेशन। अभी हमारे पास ऐसे रिसर्चर्स नहीं है, ऐसे अकेडमिशियंस नहीं है जो इस फील्ड में इस लेवल का काम कर सके। तो दीज आर द लूप होल्स विच come across when we talk about the indigenization of the program। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर इन डिफेंस का अगर हम देखें तो वैल्यू इन प्रोडक्शन इट इज़ लाइक दैट। पहले हम इतना करते थे 46,000 के आसपास, अभी हमारा कितना हो चुका है 1,27,000, और ये नंबर किस में है, करोड़ में है। तो अभी हम काफ़ी अच्छा हमारा लेवल है अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें इन डिफेंस सेक्टर। इट्स मीन दैट वी आर पॉजिटिवली वर्किंग टूवर्ड इंडिजिनाइजेशन ऑफ दिस सेक्टर। ओके, चलो अब इंडियन डिफेंस पॉलिसी क्या होती है। अगर हम ऐसे बात करें तो ऑफिशियली कोई डिफेंस पॉलिसी नहीं है, बट येस कुछ पॉलिसीज है जो कि बनी है ऑन जो कि बनी है थ्रू डॉक्ट्राइंस के थ्रू बनी है, थोड़ी बनी है स्ट्रैटेजीज के थ्रू, एंड गवर्नमेंट डिसीजन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी, इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड प्रमोटिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस पॉलिसी की बात करते हैं, तो पॉलिसी का मतलब ही होता है कि वो एक तरह का विजन हमें देती है कि हमें किस सेक्टर में काम करना है, किस लेवल का काम करना है और क्यों करना है। तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर में काम करने का मेन मोटिव यही है दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री, इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव टू प्रमोट और वी हैव टू इन्हांस आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि फॉर्मली वी डोंट हैव एनी डिफेंस पॉलिसी बट वी हैव अ पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइंस, ऑन द बेसिस ऑफ strategies made by government of India। All right, core objective to safeguard territorial integrity, to maintain deterrence against the external threats and ensure internal security support and promote self reliance। अगर हमारी कंट्री का डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होगा तो दैट विल क्रिएट डिटरेंस इन आर एक्सटर्नल बाउंड्रीज एज वेल एज इन इंटरनल सिक्योरिटी। डिफेंस सेक्टर ही एक ऐसा डिटरेंस वेपन है हमारी कंट्री का जो कि पावरफुल वेपन बन सकता है, ये पावरफुल वेपन है टू इन द प्रोटेक्शन एंड इन द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो की प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब दैट वी हैव
वी हैव अ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इन अ ग्लोबल अफेयर्स, कोई परमानेंटली अलाइन नहीं है हमारा। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि वी आर फ्री टू मेक एग्रीमेंट, टू मेक डिसीजन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, और इसमें हमें किसी और एक्सटर्नल पावर से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या होता था कि बिफोर इंडिपेंडेंस वी हैव टू आस्क ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे यूज टू टेक ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग डिफेंस सेक्टर, या वो हमारे एक्सटर्नल कंट्री के चीज़ों पे डिपेंड करते थे। बट नाउ वी आर अ ऑटोनॉमिक कंट्री, जहाँ पर हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमें किस सेक्टर में किस तरह से डिसीजन लेना है। तो वी हैव अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन डिफेंस सेक्टर टू। नो फर्स्ट यूज, जैसे कि हमारी ये पॉलिसी है कि हम आगे से किसी को अटैक नहीं करेंगे, बट कोई अटैक करेगा तो वी विल प्रोटेक्ट। नाउ वी विल प्रोटेक्ट द कंट्री, इट्स मीन दैट वी हैव अ डिफेंसिव पॉलिसी। तो इंडिया फॉलो नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन। न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है फॉर द डिटरेंस एंड रिटेलिएशन। डिटरेंस एंड रिटेलिएशन की न्यूक्लियर वेपन हमारे पास इसीलिए है कि ताकि हम डर पैदा कर सके, अगर कोई आगे से हम पे अटैक करता है तो हम रिटेलिएट कर सके। दिस इज वाई वी कैप्ट द न्यूक्लियर वेपन इन द कंट्री। क्रेडिबल मिनिमम डिफेंस मेंटेन ओनली, कि क्रेडिबल मिनिमम डिफेंस की इतना तो डिटरेंस होना ही चाहिए कि आसपास की कंट्रीज थोड़ी घबरा के रहे। मेंटेन ओनली रिक्वायर्ड लेवल ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, नॉट एक्सेसिव स्टॉक पाइलिंग। जैसे अभी ईरान को बोला जाता है कि ईरान के पास क्रेडिबल, ऐसा नहीं है कि मिनिमम लेवल पे ईरान ने स्टॉक पाइल किया है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इसीलिए ईरान हमेशा न्यूज़ में रहता है और वो अभी ब्लैक लिस्ट में भी है। की डॉक्ट्राइन एंड स्ट्रेटेजीज की हम बात करें तो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन 2003 में, जिसमें हमने बोला है कि नो फर्स्ट यूज एंड मैसिव रिटेलिएशन होगा। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन डिबेटेड है। क्विक मोबिलाइजेशन अगेंस्ट थ्रेट। मेरीटाइम डॉक्ट्राइन, पता ही इंडियन ओशन डोमिनेंस। मेरीटाइम डॉक्ट्राइन इसीलिए सो दैट वी कैन क्रिएट डोमिनेंस इन अ इंडियन ओशन रीजन। फोकस किया गया है साइबर स्पेस और हाइब्रिड वॉरफेयर पे। हमारी डॉक्ट्राइन जो है वो किस पे फोकस करती है? एक तो साइबर स्पेस और मिक्स्ड वॉरफेयर पे। कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पॉलिसी मेकिंग देखती है। एग्जीक्यूशन कौन देखता है? इंडियन आर्म फोर्स एग्जीक्यूशन देखती है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो कौन देखता है? डीआरडीओ देखता है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम है जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन। चीफ ऑफ डिफेंस का काम होता है कि वो सबको मिला के रखे, और मीटिंग वगैरह जब होती है तो उनकी जो डिसीजन उनके बेसिस पे हो, सबके सुनने के बाद। रिसेंट फोकस एरिया में आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में वी आर फोकसिंग टूवर्ड द डिफेंस प्रोडक्शन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ, जैसे एआई को यूज करके, ड्रोन को और मिसाइल को किससे इंटीग्रेट करके, टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करके वी आर मेकिंग आवर डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो जैसे हमारी बॉर्डर चाइना के साथ अटैच है, पाकिस्तान के साथ अटैच है, तो वी आर ट्राइंग कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। एंड इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपोर्ट। नाउ वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड एक्सपोर्ट्स। हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चैलेंजेस क्या है कि टू फ्रंट थ्रेट है। चैलेंजेस, सबसे मेजर चैलेंज हमारी कंट्री का यही है कि हम दोनों साइड से एनिमी से घिरे हुए हैं। एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड चाइना है। दूसरा, हमारे ओवर डिपेंडेंस है किस पे? इंपोर्ट्स पे। हम बहुत ज़्यादा वेपन इंपोर्ट करते हैं। बजट कंस्ट्रेंट, बहुत ज़्यादा बजट कंस्ट्रेंट है। जितना बजट मिलना चाहिए उतना बजट हमें मिलता नहीं है, तो बजट कंस्ट्रेंट। एंड मॉडर्नाइजेशन नीड, बजट कंस्ट्रेंट है बट हमें मॉडर्नाइजेशन की भी ज़रूरत है। इमर्जिंग थ्रेट कौन कौन से हैं? साइबर वॉरफेयर है और टेररिज्म है। तो दीज आर द टू इमर्जिंग थ्रेट्स इन अ कंट्री। एंड देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हम किस तरह से अपना जो सेक्टर है इसे इन्हांस कर सकते हैं? स्ट्रेंथन करके इंडिजनाइजेशन एंड इनहेंस जॉइंटनेस, और इन्वेस्ट करके हमारे जितने भी अब टेक्नोलॉजी है उस पर इन्वेस्ट करके हम अपने वॉरफेयर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाओ जिस पे हम थोड़ा रिलाई कर सकते हैं। इंडिया का डिफेंस पॉलिसी किस बेसिस पे है? वी हैव अ डिफेंस रियलिज्म। जैसे कि हमारा ये है कि वी डोंट ऑफेंड एनीवन। नो फर्स्ट पॉलिसी का मतलब यही है कि हम आगे से आपको अटैक नहीं करेंगे, बट येस अगर आप अटैक करते हो तो हमारे पास वो रिटेलिएशन का ब्लॉक खाली है। इट्स मीन दैट वी फॉलो डिफेंसिव पॉलिसी, पीसफुल अप्रोच बट स्ट्रॉन्ग इन कैपेबिलिटी, एमिंग टू इंश्योर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। 3S का नाम आपको याद रखना है। 3S में क्या आता है? एक आता है सिक्योरिटी, दूसरा आता है स्टेबिलिटी, और तीसरा आता है सेल्फ रिलायंस। 3S का नाम आपको याद रखना है।
क्या क्या एलिमेंट है हमारे डिफेंस सेक्टर के? एक तो आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें इन हमारे लैंड सी और एयर, इन तीनों की फोर्स का कॉम्बिनेशन है, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में हम बात करें तो वी हैव अ बजट, वेपन प्रिक्योरमेंट और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। डिप्लोमेसी हम पढ़ेंगे अभी कि डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंस और सर्विलेंस में वी हैव रॉ, जो भी हमारे डिफेंस सेक्टर में इनडायरेक्टली काम करते हैं, रॉ हो गया, आईबी हो गया। एंड साइंस में वी हैव अ डीआरडीओ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पॉलिटिकल लीडरशिप में आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है। तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ अ डिफेंस सेक्टर। अगर हम सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अगर हमें लिखना है तो दीज आर द फ्यू एलिमेंट ऑफ आर डिफेंस सेक्टर, जो कि आपको याद रखने हैं। अब डिफेंस फोर्स विजन 2047, हमारे पास विकसित भारत विजन है 2047, जिसमें हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के। सिमिलरली ये विजन हमने डिफेंस के लिए बनाया है कि डिफेंस में हमें इतना ज़्यादा सेल्फ रिलायंस होना है 2047 तक कि हमें किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म रोड मैप एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन आर्मी फोर्स इनटू मॉडर्न इंटीग्रेटेड एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस। आपको ये दो वर्ड तो अच्छे से रट लेने हैं। एक तो क्या है? मॉडर्न, मॉडर्न इंटीग्रेटेड एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिलिट्री कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग इंडिया एस्पिरेशन एंड बिकम विकसित भारत बाय 2047। तो ये ही डिफेंस का बजट है कि हम रिफॉर्म करेंगे और स्ट्रेटेजिक मॉडर्नाइजेशन लाएंगे हमारे इस सेक्टर में। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी 2047 रोड मैप क्या है और ये कितने फेजेस में होगा? ये 3 फेजेस में होगा। एक तो 10 साल, 10 साल और एक 5 साल। देखिए, फर्स्ट फेज अप टू 32। अभी हमारा क्या चल रहा है? वी हैव 2026 और ये फेज कब तक चलेगा? 2032। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 6 साल, ये 6 साल का प्रोग्राम है। और डिकेड ट्रांसफॉर्मेशन फोकस्ड ऑन रैपिड कैपेबिलिटी, इसमें ध्यान दिया जाएगा कि जहाँ पर हमें ग्रोथ की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, वहाँ हम रिफॉर्म लाएंगे। तो ये काम करेगा रैपिड कैपेबिलिटी अपग्रेड पे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे और ऑपरेशनल रेडीनेस पे। ये 3-4 चीज़ों पे ये हम 6 साल में काम करेंगे और ये होगा हमारा फेज़ 1 जो होगा 2032 तक। फेज़ 2 हमारा होगा 2032 से 2037 तक और ये 5 साल तक का होगा। इसमें ये होगा कि जो हमने फर्स्ट फेज़ में किया है उसे हम और ज़्यादा कंसोलिडेट करेंगे और मॉडर्नाइज करेंगे और जो चीज़ें उसमें रह गई थी उसमें हम यहाँ पर ध्यान देंगे। बेसिकली ये वाला फेज़ होगा कंसोलिडेशन और इंटीग्रेशन का, कि जो चीज़ें वहाँ पर रह गई थी हम वहाँ पर इसको इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद ये 10 साल वाला फेज़ होगा जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, सीमलेसली इंटीग्रेशन और नेक्स्ट जनरेशन फोर्स डेवलपमेंट के लिए काम आएगा या काम किया जाएगा। तो 3 फेज में ये विजन काम करेगा। एक तो 2026 से 32 तक, 32 से 37 तक और 37 से 47 तक। तो आपको ये तीनों फेज के काम याद रखने हैं और मेजरली इनका मैंडेट यही है, टू रिफॉर्म, टू अपग्रेड, मॉडर्नाइज, इंटीग्रेट एंड कंसोलिडेट। ऑलराइट, तो इंडियन डिफेंस विजन इस लॉन्ग टर्म रोड मैप है, ट्रांसफॉर्म करना इंडिया को। देखो, जो हमारा डिफेंस सेक्टर है ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसे उस लेवल पे पहुंचा दें जहां पे हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, किसी पे रिलायंट ना होना पड़े। तो अगर हम घूम फिर के सारी बातें करें तो आपको लग रहा होगा कि इट्स अ रिपीटेशन, बार बार हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। बट हमारा जो मैंडेट है या हमारा ऑब्जेक्टिव है, विजन है, वो यही है कि हम मॉडर्नाइज करें, सेल्फ रिलायंट बने और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे आ सके। तो 100 ईयर्स में हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। सेल्फ रिलायंस पे काम करेंगे, मॉडर्नाइजेशन, थ्रेट कमांड, टेक्नोलॉजी सुपेरियरिटी एंड डिफेंस एक्सपोर्ट बूस्ट। ह्यूमन रिसोर्स को हम रिफॉर्म करें, जैसे यंगर स्किल्ड फोर्स हम लाएंगे अपने डिफेंस सेक्टर में। बॉर्डर और मैरीटाइम सिक्योरिटी इन्हांस करेंगे, डिफेंस इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जैसे कि साइबर थ्रेट हो गए और स्पेस सिक्योरिटी हो गई, हाइब्रिड वॉरफेयर हो गया, ये आपको टर्म याद रखना है। ट्रेडिशनल में तो आप सबको पता ही है कि ट्रेडिशनल में हमारे एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, इंटरनल थ्रेट्स हो गया, बट
नॉन ट्रेडिशनल जो हम कन्वेंशनली नहीं पढ़ते वो कौन कौन से हैं, साइबर हो गया, साइबर थ्रेट्स हो गए हमारे, या स्पेस सिक्योरिटी की बात हम करते हैं, या हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं, तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसको हम नॉन ट्रेडिशनल फैक्टर्स में काम करते हैं। डिफेंस कॉरिडोर की हम बात करें तो अभी डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, और वो 2 जगह बनाया जाएगा, एक को तमिलनाडु में और एक होगा यूपी में। उत्तर प्रदेश के कॉरिडोर एंड तमिलनाडु कॉरिडोर, जिसमें ये कुछ सिटीज हैं, सेलम, कोयम्बटूर, हुसूर, चेन्नई एंड त्रिचुपुली, तो इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। यहाँ पर अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी एंड चित्रकूट, इसमें ये इन प्लेसेस को कनेक्ट किया जाएगा। तो इंडिया ने अभी इस्टेब्लिश करे 2 डिफेंस डेडिकेटेड कॉरिडोर्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, और इसमें काम किस पे होगा, एरोस्पेस डिफेंस प्रोडक्शन पे। कॉरिडोर सर्व एज ए स्पेशलाइज्ड हब, इंटीग्रेट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर्स को, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, सो दैट वी कैन फोस्टर द इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा कि नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेसवे है, तो हाई लेबर अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, नेट एक्सप्रेसवे काफ़ी अच्छा बना है, लेबर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। प्लग एंड प्ले मॉडल्स पे काम करेगा ये, सिंगल विंडो है निवेश मित्रा, और अकेडमिक पार्टनर कौन कौन से हैं, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू। यहाँ पर कौन पार्टनर होगा, आईआईटी मद्रास यहाँ पर होने वाला है, और ये एरोस्पेस डिफेंस पार्क पे काम करेंगे, वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग लैब्स यहाँ पर बनाई जाएगी। लार्ज कॉस्ट लाइन है, तो पावर सरप्लस बहुत ज़्यादा है इसमें, तो ये मतलब आपको ये याद रखना है कि यूपी में बनाया जा रहा है किस लिए, क्योंकि वहाँ लेबर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा है, और तमिलनाडु में कॉस्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, और वहाँ पर जो पावर सरप्लस है वो काफ़ी अच्छा है। तो आप ये दोनों इनके फैक्टर्स याद रखोगे, कौन कौन से एकेडमिक पार्टनर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है इन प्रोजेक्ट में। 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं यूपी और तमिलनाडु में। गवर्नमेंट का सपोर्ट और इंसेंटिव, जैसे टू अट्रैक्ट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक प्लेयर, गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करी है कुछ पॉलिसी, जैसे एफडीआई की हम देखें तो इंडिया ने इंक्रीज, पहले हमारा एफडीआई कम हुआ करता था, बट नाउ वी हैव 74 एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट एंड 100% बाई गवर्नमेंट रूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पहले हम एफडीआई की लिमिट होती थी कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट नाउ 74 है ऑटोमेटिक में और 100% है गवर्नमेंट अप्रूवल्स में। अगर हम फाइनेंशियल बेनिफिट की बात करें तो वी हैव स्टैंप ड्यूटी एग्जाम्पशन है, कैपिटल सब्सिडीज दी जाती है अप टू 10% इन सम रीजन, और रीइंबर्समेंट किया जाता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ फीस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करें तो डेडिकेटेड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया गया है ताकि फास्ट ट्रैक हो सके लैंड और यूटिलिटीज़ का। तो ये गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है ताकि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है इसको किसी भी तरह का फाइनेंशियल और टेक्निकल हर्डल ना फेस करना पड़े। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होती है, देखो हर एक सेक्टर में एक ऐसी बॉडी होती है जो कुछ सेक्टर के लिए डिसीजन लेती है। प्रोक्योरमेंट हो गया, जब भी हम वेपन हमें प्रोक्योर करना पड़ता है या आर्मी में डिप्लॉयड करने पड़ते, आर्मी में हमें जब वो ऐसे सेंशन करना होता है कितना वेपन किस किस जगह पे जाएगा, तो वो कौन सी बॉडी है जो इनको सेंशन करती है, वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसका काम ही होता है कि जितने भी वेपन अलग अलग सेक्टर या अलग अलग हमारे मिलिट्री में जाएंगे तो उनको सेंशन करना। अपेक्स बॉडी है ये फॉर कैपिटल प्रोक्योरमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद ये मिनिस्ट्री, ये काउंसिल बनी थी 2001 में, और कौन हेड करता है इसको, डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। ग्रांट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी विच इज़ द फर्स्ट फॉर्म स्टेप इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। ग्रांट करते हैं ये क्या, एक्सेप्टेंस की आपको कितना कितना कोई भी अगर हमारी इंडियन आर्मी है अगर उनको इतने वेपन चाहिए और वो आ रही है इनके पास कि हमें इतने वेपन चाहिए, तो उनको ग्रांट कौन करेगा, ये एक्विजिशन काउंसिल का काम होता है। ये फंक्शन अंडर फ्रेमवर्क ऑफ डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, इस 2020 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये काम करती हैं। कंपोजिशन में हम बात करें तो काउंसिल को चेयर कौन करता है, काउंसिल को चेयर करता है डिफेंस मिनिस्टर। की मेंबर कौन कौन से होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, 3 सर्विसेज जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती हैं, और एंड द डिफेंस सेक्रेटरी की हम बात करें तो डिफेंस सेक्रेटरी भी इसका मेंबर होता है। डिप्टी चीफ एंड द डिफेंस स्टाफ प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट के लिए ये इसके, आपको 3 लोगों का नाम याद रखना है, एक तो चीफ ऑफ डिफेंस होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, 3 जितनी भी हमारी जो सर्विसेज है उनके चीफ होते हैं, और एक डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, किसके मेंबर, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के मेंबर। ऑलराइट,
और उसके बाद इसका क्या काम होता है, अप्रूव करना डिफेंस प्रोक्योरमेंट, पॉलिसी फॉर्मेशन बनाना और प्रमोट करना इंडिजिनाइजेशन, इंश्योर करना कि ट्रांसपेरेंसी है, कितना स्पीड अप वे से काम हो रहा है। ओके तो हम जब भी डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट की बात हमेशा आती है, उस रिपोर्ट का नाम है सिप्री। सिप्री का मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2026, और ये अभी रिसेंट रिपोर्ट है। इसका मतलब ये होता है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि कौन सी कंट्री ने ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं वेपन्स, कौन सी कंट्री ने ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं वेपन। तो बेसिकली इट इज़ अ रिपोर्ट विच टॉक अबाउट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ वेपन। ओके, तो सिप्री रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन, ये एनुअल पब्लिकेशन साल में एक बार आती है, दैट ट्रैक global arm transfer, import and export, offering comprehensive snapshot of military power, geopolitical shift, and it's specially relevant because it reflects current trends in international relation। अपडेट होके आती है तो करंट इवेंट बताती है। करंट इवेंट मतलब कौन कौन सी, किसने ज़्यादा इंपोर्ट किया है, किसने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, एंड दिस हैज़ बीन and this is accounting 8.2% of the total global import। total import का 8.2% कौन import करता है, हमारा इंडिया। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इंडिया की पोजीशन है सेकंड। तो फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है यूक्रेन। टॉप इंपोर्टर की लिस्ट में यूक्रेन टॉप पे है, इंडिया सेकंड पे है, सऊदी अरेबिया थर्ड पे, कतर एंड पाकिस्तान। और एक्सपोर्टर की बात करें, एक्सपोर्टर जो सप्लाई करते हैं वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, रशिया, जर्मनी एंड चाइना। तो सिप्री रिपोर्ट हाईलाइट करती है रैपिड मिलिटराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड with India emerging as a major defense power, still import dependent है, emphasizing the need of आत्मनिर्भर defense। तो ये लाइन आप लिख सकते हो। अब डिफेंस डिप्लोमेसी क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है। डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेसी इज अ आर्ट, आर्ट होता है जिसमें हम कन्वेंस करते हैं विदाउट फाइटिंग, विदाउट अटैकिंग समवन और विदाउट हार्श आर्ग्यूमेंट। पोलाइटली, केयरफुली वी ट्राई टू मेक अदर पार्टी अंडरस्टैंड कि हम इसको किस बेस्ट वे से और टैक्टिकल वे से कैसे निगोशिएट कर सकते हैं। तो दैट इज डिप्लोमेसी। ये आर्ट होता है फॉरेन पॉलिसी में, जिसमें हम बात करके और थोड़ा केयरफुली और टैक्टिकल वे से हम हैंडल करते हैं किसी सिचुएशन को, फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल एंड फॉर द डील। ओके, तो डिफेंस डिप्लोमेसी रेफर्स टू अ peaceful use of military resources and cooperation to achieve foreign policy objective, build trust and enhance national security without direct conflict। तो इसमें बस direct conflict नहीं होती, but we try to build trust and enhance, trust build करने की कोशिश करते हैं, and we try to talk politely and in a tactical way। tactical is a term which we usually use in a diplomacy दैट कंबाइन मिलिट्री स्ट्रेंथ कंबाइन करती हैं और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, अर्लियर इंडिया फोकस करता था टेरिटोरियल डिफेंस पे, बट नाउ वी आर एक्सपेंडिंग टुवर्ड रीजनल एंड ग्लोबल एंगेजमेंट, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में। इसीलिए इंडिया को बोला गया है द इंडिया एक्ट एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। इंडिया को बोला गया है इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। अगर आप इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो हमने देखा ये कि इंडिया का वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन होता है वो मेजर होता है एज कम्पेयर टू अदर नेशन अराउंड द ओशन। डिफेंस डिप्लोमेसी इज नॉट जस्ट अबाउट द टॉक्स और हैंडलिंग सिचुएशन, बट उसमें और भी एलिमेंट है जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मिलिट्री असिस्टेंस भी होती है, आर्म कंट्रोल और डिसआर्मामेंट होता है, ह्यूमैनिटेरियन एड और ऑपरेशंस, मिलिट्री एजुकेशन, बायलैटरल कोऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटेलिजेंट कोऑपरेशन एंड उसके बाद लीगल एंड लेजिस्लेचर कोऑपरेशन, हिस्टोरिकल एंड डिफेंस इंडस्ट्री। तो ये सारी डिफेंस डिप्लोमेसी के एलिमेंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ कुछ इसमें याद रख लेना, ज़्यादा नहीं। और ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव है या ब्रॉड पिक्चर आप देखो, इंटरनेशनल रिलेशन उसके अंदर आती है फॉरेन पॉलिसी के अंदर आती है डिफेंस पॉलिसी, और उसके बाद हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी। तो हम यहाँ पर कहाँ पर बात कर रहे हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, जो किसके अंदर आता है, हमारा फॉरेन पॉलिसी का ही एक एलिमेंट है।
अब जितनी भी एक्सरसाइज होती है, मिलान अभी हुई थी रिसेंटली, देखो फैब 15-20 और 15 से 25 तक हुई थी, जिसमें इंडिया ने होस्ट किया था। इट वाज द लार्जेस्ट मिलिट्री मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो विशाखापट्टनम में हुई थी, और उसमें कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व थी? 72 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, 42 शिप इन्वॉल्व थी और 29 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे, विच सर्व एज अ मेजर ऑपरेशनल मैनिफेस्टेशन एंड महासागर विजन। पहले सागर है, सागर का ही बड़ा वर्जन है, महासागर विजन में ये एक बहुत अच्छा स्टेप था मिलान एक्सरसाइज। और अभी जो वो ट्रेजेडी हुई थी ना ईरान की शिप, उसका नाम क्या था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ईरान की शिप को अटैक किया था किसने? यूएस ने किया था, व्हेन द शिप वाज गोइंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, मिलान एक्सरसाइज से वो जा रही थी। उस शिप का आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, ओके। यूए इंडिया, अभी हमने देखा है कि एफटीए साइन हुआ है हमारा ईयू के साथ, तो वो भी काइंड ऑफ क्या है, एक डिफेंस डिप्लोमेसी का पार्ट ही है। साइन 27 2026 दिस लैंडमार्क एग्रीमेंट एस्टैब्लिश टेक्सचुअल फ्रेमवर्क इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस एंड एआई। तो ये भी आपको याद रखना है। अफ्रीका में अभी कंडक्ट किया है, अफ्रीका के साथ हमने रीजन एंगेजमेंट करी है, साउथ ईस्ट एशिया में हमने करी है, फिर सेंट्रल एशिया में हमने करी है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, जैसे या तंजानिया हो गया, केनिया। यहाँ पर अभी 5 ईयर रोड मैप बनाया गया है डिफेंस सेक्टर को इन्हांस करने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कंबोडिया हो गया, फिलीपीन का एग्जाम्पल लिख सकते हो। सो वहाँ पर हमने प्रमोट किया है इंडियन हार्डवेयर्स को। एंड देन सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया डिस्पाइट वहाँ पर जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट है, बट वहाँ पर हमने खंजर एक्सरसाइज करी है अभी, आसाम खंजर एक्सरसाइज इन आसाम विद क्रिस स्पेशल फोर्स एम्फोसाइज्ड ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ डिफेंस डिप्लोमेसी, और इन एग्जाम्पल्स को आप लिख सकते हो अगर इस तरह का टॉपिक एग्जाम में आता है। तो ये नॉर्मली भी यू शुड नो, अगर पेपर 1 में भी आता है तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है, बिकॉज एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है रिलेटेड टू एक्सरसाइजेस। रिसेंटली कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई? मिलान हमने पढ़ ली, विशाखापट्टनम में हुई थी, जिसमें 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, मोर देन 40 कंट्रीज ने। देन एक्सरसाइज वज्र प्रहार, इंडिया यूएस की जॉइंट एक्सरसाइज है जो हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसमें क्या हुआ है कि इंडिया और यूएस की जो डिफेंस रिलेशन है वो स्ट्रेंथन हुए हैं। फिर धर्म गार्जन हुई है इंडिया जापान आर्मीज के बीच में। सेम ऑब्जेक्टिव सबका यही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस करना, कॉपरेशन बढ़ाना। एंड देन एक्सरसाइज वायु शक्ति हुई है पोखरण में, ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसमें डेमोस्ट्रेट किया गया है कि एयर कम्पैट कैपेबिलिटीज और रेडीनेस को, जितने भी जेट मिसाइल्स और ड्रोन है इनका यूज़ किया गया है इस एक्सरसाइज में, वायु शक्ति में, जो पोखरण में हुई है। एंड देन एक्सरसाइज खर्जा शक्ति, ये भी आपको याद रखनी है, इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, सेम वेस्टर्न बॉर्डर्स पे कंडक्ट करवाई गई है। एक्सरसाइज लिमिट्री अभी जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया और सीशेल्स के बीच में हुई है फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन। एक्सरसाइज सागर कवच हुई है, जो कवच का मतलब और सागर के आसपास मतलब कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये एक्सरसाइज। इसमें नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी और जो पुलिस एजेंसीज है वो सब इन्वॉल्व है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, सारी चीज़ों में हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो डिफेंस का जो कोर पार्ट होता है ना, वो तो हम यहाँ कवर नहीं कर सकते कि मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, टॉर्पेडो, शिप, ये सब क्या होता है। ये कोर डिफेंस का सब्जेक्ट होता है जो हमें पढ़ना पड़ता है इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। बट ये वाला जो हमने पोर्शन किया है, इट इज़ प्योरली फॉर योर सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर मतलब जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, या आपको जैसे पेपर 2 होता है हमारा सीएपीएफ का, वहाँ पर आपको कंटेंट चाहिए होता है लिखने के लिए। तो डिफेंस में आप हर जगह वही कंटेंट थोड़ी डाल सकते हो। तो ये आपको मैंने बस कंटेंट दिया है कि आत्मनिर्भर भारत में हमारा क्या विजन है डिफेंस का, उसके बाद डिफेंस पॉलिसी क्या होती है, डीआरडीओस क्या होते हैं, हमारे डिफेंस डिप्लोमेसी क्या होती है, क्या कोर चैलेंजेस है, और कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है हमारे। तो ये सब चीज़ें आपको आपके जब डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है उसमें लिखनी होती है। ऑलराइट, बजट के बारे में हमने पढ़ा। तो अभी हमारे चैलेंजेस ये है कि अभी हमें डिपेंडेंसी है हमारी, दैट वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज। जैसे हम रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, रशिया पे डिपेंडेंट है, यूएस पे डिपेंडेंट है, फ्रांस पे डिपेंडेंट है। तो इससे क्या हो, जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम तक डिपेंडेंट रहते हैं तो क्या बढ़ जाता है, स्ट्रेटेजिक, जो हमारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाता है। जब आगे वाले को पता है कि यू आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देम, तो वो अपने कॉस्ट बढ़ा देते हैं। उसके बाद सप्लाई चेन रिस्क होती है, अगर आप प्योरली एक पार्टनर या दो पार्टनर पे डिपेंड हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वाला एरिया में वो जैसे मिडल ईस्ट में हम देख ही पा रहे हैं कि हम
ऑयल के लिए उस कोर रीजन पे डिपेंडेंट है, तो अभी वहाँ पर कितनी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। इंडिजनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के थ्रू, बट स्लो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस इज वेरी स्लो। तो डिस्पाइट इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टिल बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत वीक है, फॉरेन जो कंपोनेंट्स हैं उन पे हमारी डिपेंडेंसी अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो दीज आर 3 थिंग्स दैट आर मेकिंग अस स्लो, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स है हमारे डिफेंस सेक्टर का, बिकॉज इट इज अबाउट द सिक्योरिटी एंड द प्रोटेक्शन। तो हर एक इंसान बहुत केयरफुली डिसीजन लेता है इस वाले सेक्टर में। तो क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक डिले हो जाता है, डिले डिसीजन मेकिंग में, कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं होते, तो उससे हमारे जितने भी अगर आप देख सकते हो तो रिजल्ट इन आउटडेटेड इक्विपमेंट रीचिंग टू फोर्स लेट। फोर्सेस के पास जो इक्विपमेंट है वो लेट पहुंचते हैं, आउटडेटेड पहुंचते हैं। टेक्नोलॉजिकल गैप आप देख सकते हैं कि रैपिड एवोल्यूशन हुआ है हमारा एआई में, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर में, बट स्टिल हम जैसे चाइना हो गया, यूएस हो गया, उस तरह की टेक्नोलॉजी को कैचअप नहीं कर पा रहे। बजट कंस्ट्रेंट है, जैसे इस बार तो हमने देखा कि यस गवर्नमेंट ने इनहांस किया है बजट, बट उस लेवल का बजट इनहांस हुआ है या नहीं हुआ वो हमें देखना पड़ेगा। सैलरीज, बहुत सारी सैलरीज हो गई, पेंशन हो गए, 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में। 1 रैंक और 1 पेंशन क्या होती है, 1 रैंक और 1 पेंशन का कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन कि इसका मतलब क्या होता है। एंड देन लेस एलोकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मिलिट्री और जो सिविल्स होते हैं, आर्मी हो गए, पुलिस पर्सनल्स हो गए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, तो ये भी एक लूप होल है कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज एंड ब्यूरोक्रेसी। रिफॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंट्रोड्यूस्ड, कोऑर्डिनेशन स्टिल इवॉल्विंग। Defense manufacturing ecosystem, defense public sector undertaking often criticized for inefficiency and lack of innovation, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर स्टिल अंडर यूटिलाइज्ड, प्राइवेट सेक्टर अभी भी अंडर यूटिलाइज्ड है, तो ये वाला भी हमें याद रखना है। अब हमें अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हें हमें पॉजिटिव बनाना है। जब भी हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो हमें उन्हीं को ही एज अ सॉल्यूशन प्रेजेंट करना होता है कि ओके, we are importing lot of things from other countries, it's mean that we have to work on export में हमें काम करना पड़ेगा। we have to focus on the indigenization, and वो भी slow नहीं but fast। जैसे हम देख रहे हैं कि we are not utilizing the power of private sector, तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो। ब्यूरोक्रेटिक डिले हो रहे हैं तो वो गवर्नेंस गैप पे काम करो। तो ये सारी चीज़ें जो हमने नेगेटिव में देखी उन्हें हमें पॉजिटिव वे में लिखना होता है कि हमें प्रमोट करना चाहिए इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, रिफॉर्म लाने चाहिए प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स में ताकि डिले ना हो, और जो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट है उसको और अपडेट करना चाहिए। एंड देन प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बूस्टअप करो, सिविल और जो मिलिट्री है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। एंड बजट की अगर बात है तो रैशनलाइज करो, बैलेंस करो, एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, रिसीट किस तरह से आ रही है, हम किस सेक्टर में, मतलब देयर शुड बी अ प्रायोरिटाइज सेक्टर, इंपॉर्टेंस हमें किस एरिया में देनी है ये हमें फोकस करना पड़ेगा। हमें ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमारे स्किल डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा इस सेक्टर को और ज़्यादा एक्सेल करने के लिए। एंड देन हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी, उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे टाइज कुछ कंट्री के साथ अच्छे हैं, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, तो उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी चाहिए। और फ्यूचर वॉरफेयर के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे कि वी शुड फोकस ऑन साइबर, ड्रोन और हाइब्रिड वॉरफेयर। और हमें किस पे काम करना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करने पे। ओके, तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अभी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द इंट्रोडक्शन कि हमारे इंडिया का डिफेंस सेक्टर किस तरह से है। डिफेंस सेक्टर है तो डिफेंस सेक्टर में हम कितना बजट एलोकेट करते हैं, हमारी जो कौन से मिनिस्ट्री हैंडल करती है, कौन कौन से और सेक्टर हैंडल करते हैं, और हम हमारा ऑफिस कहाँ है मिनिस्ट्री का। ऑलराइट, उसके बाद हमें डीआरडीओ के बारे में पढ़ा, विच इज़ अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ आवर मिनिस्ट्री, एंड वो 1958 में बना था। एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द आत्मनिर्भर भारत, इंडिजनाइजेशन ऑफ मिलिट्री। एंड देन हमने किस बारे में बात करी थी, हमने बात करी थी डिफेंस डिप्लोमेसी के बारे में हमने बात करी है। फिर हमने बात करी है चैलेंजेस की, सॉल्यूशन की, एंड बीच में और कौन कौन सी चीज़ें थी। ऑलराइट, अभी के लिए मुझे इतना याद आ रहा है, पर आप रिवाइज करना इस पीपीटी को
क्योंकि आपके पेपर 2 के लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। जैसे हमने विजन के बारे में बात करी थी, डिफेंस विजन, डिफेंस पॉलिसी 2047 के बारे में, तो दीज वर 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप अपने पेपर में लिख सकते हो। ऑलराइट, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल पे जाके, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब भी हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।